Hi everyone, welcome to Topper's Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET Paper 1 Unit 6, that is Logical Reasoning, where we are going to discuss chapter number 1, that is Understanding of Structure of Argument, previous year questions. So here we have first question. All judges are fair minded is an example of which type of proposition. So ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी प्रोपोजिशन एग्जैक्टली इसमें यूज हुई है. सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये सभी 4 टाइप्स की प्रोपोजिशंस होती हैं. सो ये आंसर डायरेक्टली है यूनिवर्सल अफर्मेटिव. क्यों ये आंसर है? क्योंकि देखो इसमें ऑल लिखा है एंड कहीं पे भी कोई नेगेटिव टर्म यूज नहीं हुई है, जैसे कि नो, नॉट, इस तरह की कोई भी नेगेटिव टर्म यूज नहीं हुई है. इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन तो हो ही नहीं सकता एंड नेगेटिव भी नहीं हो सकता. ऑल लिखा है इसलिए यूनिवर्सल है एंड पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हमने अफर्मेटिव रखा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2019 में पूछा गया है. If proposition some milk is curd is taken to be true, then which of the following propositions can be false? So इसके लिए आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें पूछा है some milk is curd. सो कुछ मिल्क जो है वो कर्ड है, ये मिल्क है, ये कर्ड है. ठीक है, सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि some milk is curd, so this is milk and this is curd. ठीक है, so यहाँ पे अगर हम बोले for this proposition all milk is curd, some milk is curd is also a true proposition, so no milk is curd here is the right answer. Next question is, identify the reasoning in the following argument. A pilot without flight plans is like an artist without paints. So basic सी statement दी है, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे true statement है. So right answer है analogical statement है ये वाली. ठीक है, so analogical statement या फिर analogical reasoning क्या होती है? It relies upon analogy, citing accepted similarities between two systems to support the conclusion that some further similarity exists. ठीक है, so इन दो statements में कोई सिमिलैरिटी है एंड इससे इजीली इसका कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसको हमने एनालॉजिकल स्टेटमेंट बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, when subject and predicate of both the premises is same but they differ only in quantity, it is known as. so यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब ऑल्टर्न. ओके, सो एक प्रोपोजिशन को सब ऑल्टर्न कब बोला जाता है? वो दूसरी प्रोपोजिशन का सब ऑल्टर्न तब होता है इफ इट मस्ट बी ट्रू इन केस इट्स सुपर ऑल्टर्न इज ट्रू. तो किसी स्टेटमेंट का जब सुपर ऑल्टर्न ट्रू होता है तो उसको हम लोग सब ऑल्टर्न मानते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, all children are not greedy is an example of which type of proposition? सो यहाँ पे ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी की बात की गई है, ये है पर्टिकुलर नेगेटिव. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट की बात की हुई है. ठीक है, इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये है ऑल एस आर नॉट पी, इस तरह की स्टेटमेंट है. ठीक है, सो इसको अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में तो ये हो सकता है नो एस आर पी. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है पर्टिकुलर नेगेटिव. नेक्स्ट है, the argument which claims that its conclusion is conclusively supported by its premises is called. so direct definition यहाँ पे पूछी गई है and इसको बोला जाता है deductive argument. so in deductive argument conclusions are certainly provided the premises that are true. next है, the proposition some trees are green is equivalent to which of the following proposition? ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है सम ट्रीज आर ग्रीन, ये है सम ग्रीन थिंग्स आर ट्रीज. सम ग्रीन थिंग्स आर ट्रीज या फिर सम ग्रीन थिंग्स आर नॉन ग्रीन, नॉन ट्रीज. ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4. ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the proposition all leaves are green is equivalent to which of the following propositions? so यहाँ पे देख सकते हो no leaves are non greens and दूसरा बोलता है no leaves are in other color than green. ठीक है, so इस तरह से है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी.
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस विद फोर कंक्लूजन्स। सो यहाँ पे टू प्रीमाइसेस गिवन है जिसको कि एनालॉजिकल के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। एंड अगर हम लोग बात करें सो यहाँ पे फोर कंक्लूजन्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन इन एनालॉजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। सो राइट आंसर अगर हम लोग देखें, सो राइट आंसर है यहाँ पे, देखो पहला है ऑल फैंस आर ट्यूब्स, ऑल फैंस आर ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है बल्ब्स आर नॉट ट्यूब्स। उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो फैंस आर नॉट बल्ब्स, फैंस बल्ब्स नहीं है। एंड दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोलती है कि नो ट्यूब इज बल्ब, नो ट्यूब इज बल्ब, ठीक है। ये वाला इसी का बिल्कुल ऑपोजिट हम कर सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड डी। Next question is, if the proposition house are not bricks is taken to be false, ठीक है, अगर house are not bricks इस स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स मानते हैं, सो गिवन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग कौन सी होगी। सो ऑप्शंस आर ऑल हाउस आर ब्रिक्स, नो हाउस इज ब्रिक, सम हाउसेज आर ब्रिक्स एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सम हाउसेज आर नॉट ब्रिक्स। सो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है सम हाउसेज आर ब्रिक्स, ठीक है। इसमें बोला है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स लेकर के चलते हैं, सो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे कि सम हाउसेज आर ब्रिक्स, हम राइट आंसर यहाँ पे मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपोजिशन नो हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस आर नॉन मैथमेटिशियंस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। डायरेक्टली प्रोपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि AEIO फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि सब कॉन्ट्रारी कौन सी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी होती है, ठीक है, सब ऑल्टर कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आपको ये वाले फोर स्टेटमेंट्स के बारे में पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली, बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है द प्रोपोजिशन नो हिस्टोरियंस आर नॉन मैथमेटिशियंस इज इक्विवेलेंट टू ऑल हिस्टोरियंस आर मैथमेटिशियंस। इसको याद रखने का एक बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक ये भी होता है कि अगर आप लोग इसमें याद रख लेते हो कि जहां पे नो आती है दो बार तो हम उसको रिमूव करके बाकी की स्टेटमेंट में ऑल ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कंसीडर द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड बिलो। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट लाइक द जार। तो इसमें बोला गया है कि साउंड परमानेंट होता है क्योंकि क्योंकि ये एक प्रोडक्ट होता है लाइक जार, इस तरह की स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई द फैलेसी, ये बेसिकली फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कौन सी फैलेसी यूज हुई है, यहाँ पे हुई है फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। ये वाली फैलेसी यूज हुई है जो कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट में बहुत ज्यादा हायर लेवल पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट किस तरह से प्रोसीड करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉलो करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, सॉरी पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, ठीक है। पी से यू की तरफ अगर जाते हैं तो वो इंडक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यू से आप लोग याद रख सकते हो अप, यानी कि पी से यू यानी कि पी से अप की ओर जा रहे हैं, अप की ओर जाते हैं इंडक्टिव में, ऊपर की ओर। अगर हम लोग यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं तो वो होता है डिडक्टिव, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है नो म्यूजिशियंस आर जापानीज, नो म्यूजिशियंस आर जापानीज, ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियंस, या फिर नो बार्बर्स आर जापानीज। सो यहाँ पे हमें बताना है कि सिलोजिज्म में मिडल टर्म कौन सी है, ठीक है, सिलोजिज्म में मिडल टर्म कौन सी है ये हमें बताना है। सो राइट आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्रीमाइस एंड प्रिडिकेट इन द सेकंड प्रीमाइस। सो फर्स्ट प्रीमाइस ये है फर्स्ट प्रीमाइस, ये है सेकंड प्रीमाइस, ठीक है। सो फर्स्ट प्रीमाइस का जो सब्जेक्ट होता है ये प्रेडिकेट होता है सेकंड प्रीमाइस का,
उसको बोला जाता है मिडल टर्म, जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें कि जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कॉमन टर्म होती है उसको बोला जाता है मिडल टर्म। आप देख सकते हो ये प्रीमाइस 1 है, ये प्रीमाइस 2 है एंड ये इसका कंक्लूजन है। इसमें ये दोनों म्यूजिशियन टर्म नहीं है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी एंड एग्जाम में भी बहुत बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट अंडर विच इंस्टेंशियल propositions are inferable from universal proposition। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की जब बात करते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है when subject and predicate both of both the premises is same। ठीक है, मैंने आपको बताया पहली स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होता है, दूसरी स्टेटमेंट के बाद में प्रेडिकेट होता है। अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं बट दे डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, सो उसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो ये 4 टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, सो ये टर्म्स है सुपरऑल्टरन, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सबऑल्टरन, सब कॉन्ट्रारी, इस तरह की टर्म्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजनिंग ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे कौन सी रीजनिंग इस आर्ग्यूमेंट में जनरली यूज की गई है ये हमें बताना है। मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम कैन बी कंपेयर टू आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। सो टीचिंग का जो मेथड होता है एक क्लासरूम में उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक बिल्डिंग बनाने के आर्किटेक्चरल प्लान के साथ। ये क्या है? ये एक एनालॉजिकल रीजनिंग है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये एक एनालॉजिकल रीजनिंग है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है द proposition no red is black is equivalent to which of the following propositions। no red, no red is black। ठीक है, सो इसका इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन यहाँ पे कौन सा है? नो ब्लैक इज रेड, बिल्कुल सही है। एंड दूसरा है रेड इज नॉट ब्लैक, सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इफ प्रोपोजिशन students are serious is taken to be false then which of the following proposition can be true। so students are serious, ठीक है, इस चीज को अगर हम फॉल्स मान करके चलते हैं सो इसके ऑपोजिट ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी? सो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है इसके ऑपोजिट, ये है ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस एंड दूसरी है सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। ओके, ये वही चीज है जो मैंने आपको AEIO की बात बताई। ए मीन्स ऑल, सम, नॉट एंड सम नॉट। ये टर्म्स अगर याद हो जाती हैं सो जैसे ए है ऑल, ऑल, सम नॉट इस तरह से, यानी कि ओ है तो ए ओ ओ, इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एंड यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट्स आर सीरियस, ये नहीं पूछा गया कि ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोपोजिशन ऑल बर्ड्स आर काउज। सो ऑल बर्ड्स आर काउज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। सो इसका राइट आंसर है अब ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, सम काउज आर बर्ड्स, सम काउज आर नॉट नॉन बर्ड्स, सम बर्ड्स आर काउज एंड मेनी बर्ड्स आर काउज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू premises with four conclusions drawn from them which of the following conclusions could be validity uh, drawn वैलिडिटली ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइसेस। ठीक है, सो दो प्रीमाइसेस दिए हैं, हमें बताना है कि इन प्रीमाइसेस को ध्यान में रखते हुए इन चारों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। सो देखो सम रिंग्स आर बेल्स, ये बेल्स है, सम रिंग्स आर बेल्स, नो रिंग इज ऑर्नामेंट। ठीक है, सो नो रिंग इज ऑर्नामेंट, इसमें कंक्लूजन है ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स, ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स, इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है अगेन यहाँ पे प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन है, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई करते हैं। सम बैग्स आर टेबल्स, कुछ ये बैग्स हैं एंड ये टेबल्स हैं, तो कुछ बैग्स टेबल्स हैं। ऑल बैग्स आर चेयर्स, ऑल द बैग्स आर चेयर्स, यानी कि सारे के सारे बैग्स चेयर की कैटेगरी में आते हैं।
ओके, सो कंक्लूजन यहाँ पे कौन सा बनता है, सम टेबल्स आर चेयर्स। तो देख सकते हो कुछ टेबल और चेयर ये वाला पोर्शन शेयर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड दूसरा, नो चेयर इज टेबल, चेयर और टेबल ये वाला एरिया तो शेयर कर ही रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सम चेयर्स आर बैग्स, सो यस कुछ चेयर्स का हिस्सा बैग्स है, ये वाला हिस्सा है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 and 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट आंसर। If proposition all republics are grateful is taken to be true, इस स्टेटमेंट को अगर ट्रू मानते हैं तो इसके ऑपोजिट यानी कि इसी से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, यहाँ पे बोला है सब ग्रेटफुल है, यहाँ पे बोला कोई भी ग्रेटफुल नहीं है। दूसरे में बोला सब रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, कि सम आर नॉट ग्रेटफुल लेकिन सम आर ग्रेटफुल, तो ये भी एक्सेप्टेबल होती है स्टेटमेंट। एंड तीसरा है नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ठीक है। सो इस तरह से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर ऑल बोला है कि सब लोग ग्रेटफुल है, सो यहाँ पे कुछ ग्रेटफुल है हम ये नहीं बोल सकते, ओके, क्योंकि ऑपोजिट स्टेटमेंट मांगी है। अगर सेम स्टेटमेंट होती तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होता, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइनर टर्म इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म। सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, all books are interesting, therefore some interesting things are not edifying। so यहाँ पे अगर हम जब भी सिलोजिज्म की बात करते हैं, जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास कंक्लूजन है, एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये प्रीमाइसेस हैं, ओके। अगर ये बेसिक चीज आपको क्लियर है तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। सो यहाँ पे राइट आंसर है सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड प्रीमाइस, यानी कि सेकंड प्रीमाइस का प्रेडिकेट जो है वो कंक्लूजन का क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये दोनों चीजें इस तरह से मैच करती हैं, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमाइसेस आर द सेम बट दे डिफर इन क्वालिटी ओनली, यानी कि दो प्रीमाइसेस हैं, दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है, दोनों के प्रेडिकेट भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है इसमें, उनकी क्वालिटी का। सो इस तरह की चीज को कॉन्ट्रारीज बोला जाता है। Next question, which of the following refers to an attribute of every categorical proposition which is determined by whether the proposition affirms or denies class inclusion? Okay, so यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वालिटी की बात करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में हमने प्रीमाइसेस और कंक्लूजन में क्वालिटी की बात की, ये वही चीज है, ये उसकी एज इट इज डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, हर एक स्टूडेंट यानी कि पास हो चुके एग्जाम में, एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, यानी कि सबने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, पहले हमने ये बोला, उसके बाद हम बोलते हैं सम नॉट, यानी कि कुछ ने अपना एग्जाम क्लियर नहीं किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम साथ में बोलते हैं, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरीज है। अगला क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोपोजिशन, यानी कि सम स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि 4 टर्म्स होती है AEIO। अगर आपको ये पता है तो आपने स्टेटमेंट की पहली टर्म देखनी है सिर्फ, इसी पहली टर्म के बेसिस पे आप लोग इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो राइट आंसर को। सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अगर सम की जगह ऑल होता तो हम यूनिवर्सल यूज करते, ठीक है। एंड क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ऑल स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ये पॉजिटिव टर्म है इसलिए अफर्मेटिव है। अगर यहाँ पे बोला होता सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, तो ये एक नेगेटिव टर्म होती, तो राइट आंसर डी होता। ओके, सो आई होप यहाँ पे आप रीजन समझ चुके हो। अभी तक के प्रीवियस भी जो क्वेश्चन हमने किए वहां पे भी ये चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the attribute shared by all and only those object to which a term refers to is known as। so इस टर्म को बोला जाता है इंटेंशन ऑफ द टीम एंड कॉनोटेशन, यानी कि एक पद की प्रबलता और अभिप्राय। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सो क्लासिकल स्क्वायर हमने किया है, ये वही चीज है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इफ टू प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, यानी कि दो स्टेटमेंट्स अगर साथ में फॉल्स नहीं हो सकती, एंड दे मे बोथ बी ट्रू, एंड दोनों साथ में ट्रू हो सकती हैं, सो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रारी। अगेन ये AEIO वाला ही कॉन्सेप्ट है।
अगला क्वेश्चन है an informed fallacy in which the conclusion of an argument is stated or assumed in any one of the premises is known as। ठीक है, कोई इन्फॉर्म्ड फैलिसी की बात की गई है जिसमें किसी एक आर्ग्यूमेंट का जो कंक्लूजन है, ठीक है, उसको हमने किसी भी एक प्रीमाइसेस के साथ रिलेट कर दिया, तो उसको उसके हिसाब से राइट स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 4, दैट इज बेगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट एंड पीटियोटल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, सम चेयर्स आर कर्टन्स, यानी कि कुछ कुर्सियां पर्दे हैं, ऑल कर्टन्स आर बेडशीट्स, सभी पर्दे बेडशीट्स हैं यानी कि चादर हैं। सो कंक्लूजन है सम चेयर्स आर बेडशीट्स। इसमें कौन सा मोड ये प्रोपोजिशन जो है फॉलो करता है? सो ये करता है आई ए आई कैसे फॉलो करता है? सम का मतलब होता है आई, ए मीन्स ऑल मीन्स ए, ठीक है, एंड सम का मतलब आई, तो ये हो गया आई ए आई। अगेन ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे ऑल होगा मतलब ए है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आई बोला गया है, आई का मतलब होता है हमारे पास सम, ओ का मतलब होता है सम नॉट, एंड ई का मतलब होता है नॉट। ओके, ये चीज याद रख लो, इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ सम एस आर पी? कुछ एस जो है वो पी है, इसका राइट आंसर है सम पीज आर एस। कुछ एस अगर पी हैं तो कुछ पी भी तो एस है, ये वाला सेक्शन तो ये शेयर करते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Which of the following modes of communication can be employed in a classroom for effective teaching? ठीक है, सो कौन सी चीज यहाँ पे एम्प्लॉय की जाती है, इससे रिलेटेड आंसर पूछा गया है। सो राइट आंसर है टॉप डाउन टीचिंग, उसके बाद आता है आइकॉनिक, एंड तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इफ ए प्रोपोजिशन इज गिवन एज ट्रू देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, अगर यहाँ पे एक प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू दी गई है, ठीक है, ए को अगर यहाँ पे ट्रू माना जाता है, ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? सो ई का मतलब होता है फॉल्स, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, ए ई आई ओ वही कॉन्सेप्ट है। ई का मतलब होता है नो, यानी कि ई का मतलब होता है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रोपोजिशन सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स। सो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका हमें क्या करना है, इसके प्रोपोजिशन का रेफरेंस हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पे जो प्रेडिकेट टर्म दी गई है, प्रेडिकेट ये वाला टर्म होता है, प्रेडिकेट टर्म है स्टूडेंट, इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया है। एंड दूसरा टर्म है सब्जेक्ट टर्म गर्ल्स इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गर्ल जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है ये? यहाँ पे सम गर्ल्स बोला है, यानी कि 100 में से सपोज फॉर एग्जांपल हम 30 गर्ल्स की बात करते हैं, सम गर्ल्स हैं, इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऑल गर्ल्स होता तो ये स्टेटमेंट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमीडिएट डिडक्टिव इन्फेरेंस? सो नॉट की बात की गई है, ठीक है, सो सिलोजिज्म जो है वो यहाँ पे इमीडिएट डिडक्टिव इन्फेरेंस का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस सम बर्ड्स आर मैमल्स। सो यहाँ पे पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है सम बर्ड्स आर मैमल इज अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन एंड इट डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट टर्म अलोन। तो पहले तो देखो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है। पर्टिकुलर या यूनिवर्सल दोनों में से एक चीज होती है, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, इन दोनों में से एक चीज होती है। ठीक है, कैसी भी जोड़ी इनकी आपस में बन सकती है। एक तो आपको ये पता होनी चाहिए चार टर्म्स, एंड नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है एक स्टेटमेंट में, एंड प्रेडिकेट क्या होता है एक स्टेटमेंट में। ये चीजें पता है कि 6 टर्म्स पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो इसमें अगर हम देखें सम बर्ड्स आर मैमल्स, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट बताई गई है। कैसे बताई है? इज अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये वाली स्टेटमेंट देखो कैसी है, ये वाली स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने अफर्मेटिव लिखा। यहाँ पे सम बोला गया है इसलिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर यूज किया। अगर ऑल बर्ड्स बोला होता तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल टर्म को यूज करते। ठीक है,
एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स नीदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेटर, ठीक है, ना ही इसने बर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ना ही इसने मैमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे ऑल टर्म यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ propositions इज कंसिडर्ड टू बी contraries इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। सो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट है, इफ टू propositions आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू although both may be false together, दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ए एंड बी, दोनों एक साथ कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ फॉल्स हो सकती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्ट्रारी। ये 4 चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी ए ई आई ओ से ही रिलेटेड है कि कॉन्ट्रारी क्या होती है, सब कॉन्ट्रारी क्या होती है, सबऑल्टर्न, सब कॉन्ट्रारी, ठीक है। नेक्स्ट है, which one of the following statement is correct with reference to a deductive argument? So deductive argument के रिगार्ड में यहाँ पे बोला गया है, the relation between premises and conclusion is one of the logical necessity. premises की दो statements और conclusion, इनके बीच में relationship होना बहुत important है, एक logical necessity है। Which one of the following is true with respect to the first figure of categorical syllogism? सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है राइट स्टेटमेंट, मिडल टर्म इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रीमाइस एंड द प्रेडिकेट ऑफ द माइनर प्रीमाइस, ठीक है। यानी कि ये जो 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट इनका कॉमन क्या होता है, माइनर टर्म, तो इस तरह से बताना है, वही स्टेटमेंट यहाँ पे एज इट इज दी गई है। आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर बात कर रहे हो तो उसको काइनेसिक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन द हॉस्पिटल सम नर्सेस डोंट वियर व्हाइट ड्रेस, सम डॉक्टर्स हैव, ये अलग अलग स्टेटमेंट है, पहली वाली है सम नर्सेस डोंट वियर व्हाइट ड्रेसेस, next says some doctors have private practice and medicines prescribed are of high cost, therefore treatment in the hospital is of poor quality। so यहाँ पे कौन सी fallacy है, यहाँ पे है slippery slope fallacy। fallacy के बहुत से टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल में ये ऑप्शंस में ये 4 आपको नजर आ रहे हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी fallacies होती हैं, भ्रम होता है fallacy। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे पर्सन ए है, मान लीजिए पर्सन ए ने मुझे कोई बात बताई एंड मैंने वो बात अच्छे से सुनी, मुझे ऐसा लगा, ठीक है, उसके बाद मैंने वही बात नेक्स्ट किसी पर्सन को बताई, पर्सन सी को बताई। अब इन्होंने जो बात बोली थी एग्जैक्ट वो बात सी तक नहीं पहुंची, मैंने अपने हिसाब से वो बात चेंज करके यहाँ पे कुछ और पहुंचा दिया। इस चीज को बोला जाता है रेड हियरिंग फैलिसी, कि हमने सुना कुछ और, आगे कहानी कुछ और बना दी और एग्जैक्ट स्टोरी कुछ और ही बन गई, ठीक है। सो इस तरह की फैलिसीज होती है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो ये है स्लिपरी स्लोप, यानी कि इसमें किसी का कोई लॉजिक ही नहीं है। देखो इसमें बोला है कि हॉस्पिटल में कोई नर्सेस ड्रेस नहीं पहनती वाइट, दूसरे में बोला है कि कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं एंड वहां पे बहुत महंगी दवाइयां वो प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब ये बोला गया है कि हॉस्पिटल में पुअर क्वालिटी होती है। सभी स्टेटमेंट्स का कोई आपस में लिंक ही नहीं बनता, तो वो स्लिपरी स्लोप होता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन, मिडल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एट लीस्ट वन प्रीमाइस, ठीक है, डायरेक्टली इसके आंसर की ही हम बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है जो मिडल टर्म होती है, जो दो स्टेटमेंट्स की एक कॉमन टर्म होती है, वो क्या होती है, वो जरूरी है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो एटलीस्ट किसी एक प्रीमाइस में, अगर वो दोनों में ही नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो मिडल टर्म होगी ही नहीं, ठीक है, ये कंपल्सरी टर्म है। इफ इट रेन्स देन द ड्रॉट विल एंड, बारिश होगी तो सूखा खत्म हो जाएगा, द ड्रॉट हैज एंडेड देयरफॉर इट रेन्ड, सूखा खत्म हो गया तो बारिश हो गई, ये बोला है, ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे डिडक्टिव फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स लिव्स इन अ स्लम एंड इज अनएम्प्लॉयड, देयरफॉर मिस्टर एक्स डिजर्व टू बी अ मिनिस्टर। ओहो, यहाँ पे पूछा गया है कि मिस्टर एक्स जो है वो झोंपड़ी में रहते हैं एंड वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए बोला गया है कि मिस्टर एक्स को जरूर एक मिनिस्टर बनना चाहिए। सो यहाँ पे राइट आंसर है, ये क्या है, विज्ञापन मिसेरिकोडियम, ओके, जिसको कि एड मिसेरिकोडियम बोला जाता है, ये फैलेसी का ही एक टाइप होता है, ओके। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द कंडीशंस एन आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड, सो दो कंडीशंस, 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी है, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं।
व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड प्रीमाइसेस आर ट्रू। बिल्कुल सही बात है, अगर कंक्लूजन और प्रीमाइसेस ट्रू होंगे, ठीक है, तो ही एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इवन व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड वन और मोर ऑफ इट्स प्रीमाइसेस इज फॉल्स। यानी कि अगर प्रीमाइसेस में से एक आधी प्रीमाइस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स हो सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड तीसरा बोलता है ओनली व्हेन कंक्लूजन इज ट्रू, तो ये बिल्कुल गलत है, कंक्लूजन फॉल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। सो ये क्या है, ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ऑल मतलब यूनिवर्सल, और कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, सारी पॉजिटिव टर्म्स है, इसलिए अफर्मेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज अ कॉन्ट्ररी टू ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स। हर एक जो कवि है वो सपने देखने वाले होते हैं। सो इसके हमें यहाँ पे क्या बोलने हैं, कॉन्ट्ररी टर्म बतानी है। नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, उसका ऑपोजिट होता है। किसी भी टर्म में अगर ऑल लिखा है, उसके कॉन्ट्रारी पूछा है, तो वो आपको नो कर देना है। अगर नो पूछा है, उसका कॉन्ट्रारी करना है, तो आपको ऑल कर देना है। ठीक है, उल्टा कर देना है उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इट इज इधर वैलिड और नॉन इनवैलिड। सिंपल सी चीज है कि एक आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, दोनों में से एक ही चीज होती है। द कन्वर्स ऑफ ऑल कैट्स आर मैमल्स। कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा पूछा गया, इसमें बोला है कि हर एक कैट मैमल है, तो इसमें पूछा गया, इसमें बोलते हैं हर मैमल कैट है, ये इसका कन्वर्स है। कंफ्यूज नहीं होना है, कन्वर्स और इनवर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। इनवर्स होता तो हम बोलते नो कैट्स आर मैमल्स। ठीक है, कन्वर्स पूछा है तो ऑल को हम सम में कन्वर्ट कर देंगे, और कैट की जगह पहली टर्म को बाद में कर देंगे, बाद वाली टर्म को पहले कर देंगे। When a definition implies a proposal to use the definitum to mean what is meant by the definition is called, it is called stipulative definition. So ये definition में ज़्यादातर questions stipulative से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले पढ़ा होगा तो आप रिवाइज कर लो, अदरवाइज एक आधे क्वेश्चन के लिए इतने बड़े टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। Determine the nature of the following definition. Abortion, अबॉर्शन का नेचर बताना है हमें, इसका नेचर होता है परसुएसिव यानी कि प्रेरक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, ये गलत है क्योंकि पर्टिकुलर से जनरल की ओर कौन सी जाती है, वो डिडक्टिव जाती है। ठीक है, एंड दूसरी स्टेटमेंट है वैलिड आर्ग्यूमेंट मे हैव अ फॉल्स प्रीमाइस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। अगर फॉल्स प्रीमाइस और फॉल्स कंक्लूजन है तो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। अगर कंक्लूजन ही फॉल्स आ गया, कंक्लूजन ही गलत आ गया, तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। कौन सा इनमें से एक आर्ग्यूमेंट नहीं है। इफ देवदत्त इज ग्रोइंग फैट and if he does not eat during the day he will be eating at night। ये वाला आर्ग्यूमेंट ट्रू नहीं है, सॉरी ये वाला कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, सेम क्वेश्चन था, बस उसमें क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड एग्जाम्पल में ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वही क्वेश्चंस वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। If the proposition all men are not mortal is true, then which of the following inference is correct। so यहाँ पे अगर हम देखें, so right answer हमारे पास है 1, 3 and 4, that is all men are mortal is true, no men are mortal is doubtful, and all men are mortal is false। ये भी सेम क्वेश्चन है, AEIO कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही आप बहुत इजीली विद इन 30 सेकेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, एक एक्सप्रेशन में बोला जाता है कि कोई भी चीज उससे बड़ी नहीं होती, अपने आप से बड़ी नहीं होती। इज लार्जर देन क्या होती है ये स्टेटमेंट, इसको बोला जाता है इररिफ्लेक्सिव यानी कि अपरिवर्तनीय। द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑथर ऑफ गोर्डन, बुक्स इन माई लाइब्रेरी, ब्लू थिंग्स एंड स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीजें बोली गई हैं इसमें कॉमन क्या है, इसमें डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस कॉमन है। चूज द राइट कोड, अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम्स दैट। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमें क्या बोलता है,
ठीक है, ये बोलता है द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन दैट विच इज कंटेन्ड इन द प्रीमाइसेस। ये बोलता है कि जो चीजें प्रीमाइसेस में दी गई हैं, कंक्लूजन में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों बोलता है? क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में पहले हम प्रीमाइसेस पे काम करते हैं, प्रीमाइसेस को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन निकालते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड दूसरी बोलते हैं कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली। ठीक है, यानी कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसेस की बेसिस पे ही बनता है। ये है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। बाय विच of the following proposition the proposition some men are not honest is contradicted? So some men are not honest, some men are not honest क्या हो गया? ओ स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है इसके कॉर्नर वाला, यानी कि ऑल मेन आर ऑनेस्ट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट इस तरह से क्रॉस में जो जाती है ए ई आई ओ, अगर ये स्टेटमेंट दी है तो ये इसकी होगी, ये स्टेटमेंट दी है तो ये इसकी होगी। अ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज, अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था स्टिपुलेटिव डेफिनेशन से रिलेटेड, इसमें पूछा गया है ये ना ही ट्रू होती है ना ही फॉल्स होती है, कंफ्यूज होती हैं ये स्टेटमेंट्स। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी वैलिड इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, एक प्रीमाइस या मल्टीपल प्रीमाइसेस ट्रू होते हैं एंड कंक्लूजन फॉल्स होता है, तो वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया जब कंक्लूजन हमारे पास ट्रू होगा तभी कोई स्टेटमेंट को वैलिड प्रूव किया जाता है। वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मेन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज दिस? तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? ये है एसेंशियलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास प्रीमाइसेस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शंस में से इसका राइट कंक्लूजन कौन सा है। ऑल सेंट्स आर रिलीजियस, ये मेजर टर्म है, और सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर सेंट्स, ये माइनर टर्म है। कंक्लूजन इसमें ये है सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर रिलीजियस। ठीक है, कि सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर रिलीजियस, इस तरह से। ये माइनर मेजर यहाँ पे लिखा है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट्स में जो सेंट है ये वाली टर्म कॉमन है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे ऑप्शन में नहीं होगी, तो सेंट यहाँ पे है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। एंड इस वाले पर्सन में ऑल रिलीजियस पर्सन आर ऑनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम देखो यहाँ पे ए प्लस एस जो होता है, ठीक है, ये ए स्टेटमेंट है, ये एस स्टेटमेंट है, ए प्लस एस में हमेशा एस वाली स्टेटमेंट आती है, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी हम कैंसिल कर देते हैं। Given below are some codes of arrangements of 3 items in order of wider scope. Select the correct codes. ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सी चीजें दी हैं जो कि एक ऑर्डर को फॉलो करती हैं। क्लोथ, गारमेंट्स, शर्ट्स। ठीक है, इफ टू propositions cannot both be false, दो चीजें फॉल्स नहीं हो सकती बट दोनों चीजें साथ में ट्रू हो सकती है, तो उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्ररी। एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट is strengthened by, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट की जो मजबूती है वो कैसे बढ़ाई जाती है? by reducing the claim made on the basis of the premises affirmed. Saturn and Mars are planets like Earth. Yes, they borrow light from sun and moves around the sun as the Earth does. Yes, so those planets are inhabited by various orders of creatures at the Earth as the Earth is. तो यहाँ पे अर्थ और प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है कि क्या अर्थ की बाकी प्लैनेट्स के साथ सिमिलैरिटीज हैं। तो इसमें बताना है कि जब हम किसी चीज को ऐसे रिलेट करते हैं, चाहे वो सेम नहीं भी है उतने ज्यादा हायर लेवल पे, तो उन चीजों को एनालॉजिकल बोला जाता है। When the conclusion of an argument follows from its premises conclusively, the argument is called. Previous question में ही हमने ये किया, अगर premises से हम conclusion की ओर जा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ये किया, ये होता है deductive argument. A stipulative definition may be said to be. Stipulative definition क्या होती है? ये ना तो true होती है ना तो false होती है। If two propositions have same subject and predicate term as such that one is the denial of other, the relationship between them is called. इनको बोला जाता है contradictory. ठीक है, इसमें पूछा गया है दो statements है denial of each other, यानी कि ये दोनों statements एक दूसरे की opposite रहती हैं हर condition में, तो एक opposite O होता है
आई का ऑपोजिट सॉरी ई का ऑपोजिट आई होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नो स्टूडेंट इज गुड, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट रहती है इस तरह से। इफ टू propositions have same subject and predicate term, can both be true but cannot be false। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो यही क्वेश्चन अभी तक शायद 6th से 7th टाइम आ चुका है हमारे सामने। तो इसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रारी। Given below are some characteristics of logical argument. Select the code which express a characteristics which is not of inductive in character. So यहाँ पे option है the conclusion conclusively follows from its premises. Next is if a large diamond is cut up into little pieces, little bits, एक large diamond को pieces में cut कर दिया, it will lose its value just as army is divided into smaller units of soldiers, it loses its strength। So इस तरह के argument को क्या बोलते हैं, analogical यानी कि अनुरूप बोलते हैं। By which of the following propositions the proposition wise men are hardly afraid of death, यानी कि बुद्धिमान लोग जो है वो मृत्यु से नहीं डरते हैं, ठीक है। इसका कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट कौन सी है, इसकी कॉन्ट्राडिक्टेड है ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है। यहाँ पे हार्डली का मतलब होता है नो। A man ought no more to value himself for being wiser than a woman if he owes his advantage to be a better education, then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied। The above passage is an instance of, ये पैसेज को एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो डिटेल में पढ़ लीजिए एनालॉजिकल, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव को। When in a group of propositions one proposition is claimed to follow from the other, so इसको बोला जाता है argument। When the purpose of a definition is to explain the use और टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी द डेफिनेशन इज कॉल्ड, सो इस तरह की डेफिनेशन को लेक्सिकल बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो लेक्सिकल डेफिनेशंस होती है ना, ये बहुत बार एग्जाम में इसी तरह से पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, इसको इनवैलिड कब बोला जाता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को जब प्रीमाइसेस ट्रू होते हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा तो वो वैलिड होगा। A cluster of propositions with a structure that exhibits some inference is called, इसको बोला जाता है argument। देखो बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। Consider the argument given below. Pre-employment testing of teacher is quite fair because doctors, architects and engineers who are now employed had to face such a testing। ये भी है analogical argument। Which of the following is an example of circular argument? So God is the source of scripture and the scripture is the source of our knowledge of God। ये चीजें सर्कुलर हैं, यानी कि एक चीज से अगर दूसरी चीज मिलती है तो दूसरी से ही पहली चीज मिलती है, ठीक है। Consider the following statement and select the correct code stating the nature of the argument involved in it, ठीक है। To suppose that the earth is the only populated world in the infinite space is as absurd as to assert that in an entire field of millet only one grain will grow। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एनालॉजिकल स्टेटमेंट है, यानी कि अनुरूप स्टेटमेंट है। आपको देखो स्टूडेंट्स, मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर एग्जाम में प्रीमाइसेस से कंक्लूजन की ओर जाने की बात की गई है, ठीक है, तो डिडक्टिव होता है। कंक्लूजन से प्रीमाइसेस की ओर जाने की बात की गई है तो वो इंडक्टिव होता है। एंड अगर इन दोनों के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है, आपको आंसर नहीं आता, कोई आइडिया नहीं है, तो गो फॉर एनालॉजिकल। हमेशा जहां पे प्रीमाइस और कंक्लूजन के अलावा कुछ और पूछा गया है, आपको आइडिया नहीं, तो एनालॉजिकल पे जाना है, यही हमेशा राइट आंसर होता है। इफ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, तो इसका हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी। सो सम thieves are not poor। Select the code which is not correct in context of deductive argument with two premises। deductive again premises से conclusion पे बात होगी यहाँ पे। An argument with two true premises and a false conclusion may be valid। सो यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला था, मैंने आपको बताया था कि ट्रू प्रीमाइस है तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए।
Select the code which is not correct. So यहाँ पे right answer है making the conclusion stronger when premises remain unchanged. ठीक है, premises को change किए बिना, उसको बदले बिना conclusion को strong बनाना. So next question है select the code which states the condition of an invalid deductive argument. सो आपको मैंने बहुत बार बताया कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की अगर बेसिक डेफिनेशन, बेसिक रूल आपको पता है तो आप उसको वैलिड और इनवैलिड इजीली प्रूव कर सकते हो. सो यहाँ पे अगर सारे के सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं बट कंक्लूजन को हमने फॉल्स डिक्लेयर कर दिया तो वो एक इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है. Which one among the following is not a characteristic of a deductive type of argument? Again यहाँ पे deductive argument से related question है. सो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो गिवन है वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का नहीं है. सो द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट मैटर्स ऑफ फैक्ट. सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कभी भी हम लोगों को मैटर क्या है, उस फैक्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताता. ये डायरेक्टली हमें क्या करता है, ये हमें डायरेक्टली एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है if two propositions are connected in such a way that they cannot both be false although they may both be true. यानी कि दो स्टेटमेंट्स A एंड B हैं, ये साथ में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन ये दोनों साथ में ट्रू हो सकती हैं. सो इस कंडीशन को बोला जाता है सब कॉन्ट्ररी यानी कि उपविपरीत. नेक्स्ट क्वेश्चन among the following propositions. ठीक है, सो यहाँ पे प्रोपोजिशंस दिए गए हैं हमारे पास. इसमें बोला गया है कि कौन सा वो एक पेयर ऐसा है जो कि डिनाइल है एक दूसरे के. ऑल विमेन आर इक्वल टू मेन, इसमें बोला है विमेन आर इक्वल टू मेन. सम विमेन आर इक्वल टू मेन यानी कि आधी विमेन जो हैं वो मेन के इक्वल हैं. सम विमेन आर नॉट इक्वल टू मेन, सम विमेन आर नॉट इक्वल टू मेन यानी कि आधी है आधी नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, नो विमेन इज इक्वल टू मेन, नो विमेन इज इक्वल्स टू मेन. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे एक दूसरे की डिनाइल है. सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें बोला गया है कि ऑल आर इक्वल. ठीक है, एंड उसके बाद आता है सी जिसमें बोला गया है कि आधी इक्वल है. तो ये एक दूसरे के डिनाइल जो है संबंधित चीजें होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस विद 4 कंक्लूजन्स, और हमें बताना है कि ये दो प्रीमाइसेस के बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन जो है, कौन कौन से कंक्लूजन्स बिल्कुल वैलिड होते हैं. ऑल बैट्स आर मैमल्स. ठीक है, ऑल बैट्स आर मैमल्स. बर्ड्स आर नॉट बैट्स, बर्ड्स आर नॉट बैट्स. सो यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है. पहला देखते हैं बर्ड्स आर नॉट मैमल्स. सो बर्ड्स मैमल्स भी नहीं हुए क्योंकि बर्ड्स तो इन दोनों से बिल्कुल बाहर है. ओके, ये वेन डायग्राम जो है ये आपको बनाने आने चाहिए बहुत इजीली, इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद दूसरा आता है ऑल मैमल्स आर बैट्स. सो यस, ऑल मैमल्स आर बैट्स. ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स गिवन है. हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो इन कंक्लूजन्स को वैलिड प्रूव करता है. अनटचेबिलिटी इज अ कर्स एंड ऑल हॉट पैन्स आर अनटचेबल. इसमें बोला गया है कि जो हम छुआछूत करते हैं वो क्या है, एक अभिशाप है. एंड बोला गया है कि गरम पैन है, कोई भी गरम बर्तन है हमारे सामने, वो अनटचेबल है यानी कि उसको अभिशाप मिला है, इस तरह सा कोई बोला गया है यहाँ पे. ठीक है, सो राइट आंसर देखिए अगर हम लोग तो यहाँ पे सम अनटचेबल थिंग्स आर नॉट पैन्स, कि कुछ चीजें जो अनटचेबल होती हैं वो हॉट पैन्स होती हैं. सम, जरूरी नहीं है कि सारी अनटचेबल चीजें पैन्स ही हो. एंड दूसरा बोलता है सम कर्सेस आर अनटचेबल यानी कि कुछ शाप ऐसे होते हैं जो कि अनटचेबल होते हैं. Among the following propositions, two are related in such a way that they cannot both be true but cannot सॉरी ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट साथ में फॉल्स हो सकती हैं. वो दो स्टेटमेंट्स आपको बतानी है. अगेन इसमें AEIO वाला रूल फॉलो होता है, उसमें मैंने आपको बताया है कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सारी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो जो चीजें साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन साथ में फॉल्स हो सकती हैं वो है एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव. यस, दो स्टूडेंट्स अटेंटिव, हर एक स्टूडेंट जो है अटेंटिव है. एंड दूसरी तरफ बोला गया है स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव,
कि स्टूडेंट्स कभी भी अटेंटिव नहीं हो सकते। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को कभी भी हम साथ में नहीं ले सकते कि दोनों ट्रू हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। सो देखो यहाँ पे एवरी का मतलब होता है ऑल, तो यहाँ पे हमने ए की बात की, ठीक है। दूसरे में बोला है स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, इसका मतलब ये है कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, ओके। Men and women have may have different reproductive strategies, but neither can be considered inferior or superior to the other. Any more than a bird's wings can be considered superior or inferior to a fish fins. What type of argument is this? So मैंने आपको बताया है कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट को एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल, इससे आप ये समझ लीजिए अभी तक हमने इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पे भी नजर नहीं आया होगा आपको, है ना। सो ये हमेशा एनालॉजिकल ही क्वेश्चंस पूछता है एनटीए। If two standard form categorical propositions with the same subject and predicate are related in such a manner that if one is undetermined, the other must be undetermined, what is their relationship? So right answer है यहाँ पे सब ऑल्टर्न, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे सब ऑल्टर्न की डेफिनेशन दी गई है, इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को वैलिड कब माना जाता है? इफ इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। इट इज truism to say that no one was there when life first appeared on earth. Any assertion about life's origin thus should be treated as a theory. So यहाँ पे ये क्या है? ये एक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन प्रीमाइसेस को ध्यान में रखते हुए कौन सा कंक्लूजन वैलिड है। सो ऑल बैट्स आर मैमल्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने किया। नो बर्ड्स आर बैट्स, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? देखो इसको इस तरह से देख सकते हो, जितने भी बैट्स हैं ये सारे के सारे बैट्स क्या हैं? मैमल्स हैं। एंड इसमें बोला गया है नो बर्ड, ये बर्ड है, नो बर्ड्स आर बैट्स, ठीक है। सो कोई भी बर्ड बैट नहीं है, इसका मतलब है कोई भी बर्ड मैमल भी नहीं हो सकता। सो नो बर्ड्स आर मैमल, ठीक है। उसके बाद आता है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, नो बैट्स आर बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स आर बैट्स। सो यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये बोला है कि अगर हम प्रीमाइसेस को सिंगुलरली यानी कि सिंगल प्रीमाइस को लेते हैं या फिर दोनों को जॉइंटली लेते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर सेलेक्ट करना है। जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम। सो कौन सा आर्ग्यूमेंट है? बिना सोचे समझे ये एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट है इफ द प्रोपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस इट टेक्स टू बी फॉल्स, अगर इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स मान लेते हैं तो इसके ऑपोजिट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी गिवन प्रोपोजिशंस में से हमें बताना है। सो ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोयस, ठीक है, यानी कि सभी घरेलू जानवर क्रूर होते हैं, फेरोशियस सॉरी, ठीक है। दूसरा बोला है मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, ओके। Among the following, which one of the following argument is rooted in empirical investigation? So empirical investigation, जब भी empirical का मतलब होता है हम किसके साथ काम करते हैं? हम observations and experiences के साथ काम करते हैं। So कहाँ पे हम observations के साथ काम करते हैं? वो करते हैं inductive reasoning, inductive argument के साथ। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स किए उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव आता है, रीजनिंग के यूनिट में इंडक्टिव डिडक्टिव आता है, ये सारी की सारी चीजें सेम होती हैं, बस इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, इंडक्टिव रीजनिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी 100% चीजें सेम होती हैं। Which of the following statement are correct with regard to the truth and validity in logical reasoning? ठीक है, सो लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू भी है और वैलिड भी प्रूव हो चुकी है? ट्रूथ एंड फेलिसिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस, ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रूथ एंड फेलिसिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड लास्ट है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो एट्रीब्यूट्स होते हैं आर्ग्यूमेंट के कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस एंड उसके साथ 4 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों प्रीमाइसेस को इंडिविजुअली अगर हम पढ़ते हैं या फिर कंबाइन करके पढ़ते हैं तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई करती है। सो मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट एंड मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स। सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट में आपने ये नहीं बोलना कि ज्यादातर सिंगर डांसर्स कहाँ होते हैं। एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या चीजें होती हैं उसको यहाँ पे आपको बीच में रिलेट नहीं करना। आपको सिर्फ वही चीजें लेकर के सामने आनी है जो कि सामने आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल ट्रू है कि डांसर्स फिट होते हैं, लेकिन हर एक सिंगर डांसर होता है ये जरूरी तो नहीं है रियल लाइफ में। तो हमने रियल लाइफ में इन चीजों को लेकर ही नहीं जाना है। ओके, सो आई होप यहाँ तक का चीजें आप समझ चुके हो। सो इसमें देखो बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स, एज इट इज ये स्टेटमेंट आ जाएगी। एंड दूसरे में बोला है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्संस आर डांसर्स, यही चीजें हैं बस घुमा करके पूछा गया है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। सो बिना सोचे समझे एनालॉजिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An English woman lecturing Americans or semicolons is a little like an American lecturing the French on sauces. So in analogical, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो बहुत बार स्टेटमेंट समझते हैं कि अच्छा इसमें बोला क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा। आपने इसकी मीनिंग और इसकी बोली हुई बातों पे नहीं जाना, डायरेक्टली एनालॉजिकल को करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देना है। Among the following, there are two statements which cannot be true together but can be false together. True together but not false together. Okay, so AEIO को कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको इसको लेकर के चलना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है ऑल बैट्स आर मैमल्स एंड यहाँ पे बाद में बोला गया है नो बैट्स आर मैमल्स। इसमें बोला है कि सारे ही बैट्स मैमल्स हैं, इसमें बोला है कि कोई भी बैट मैमल नहीं है। तो ये दोनों चीजें ट्रू हो सकती हैं बट साथ में फॉल्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन बेस्ड। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। नो लिजर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कौन सा वैलिड कंक्लूजन है। नो लिजर्ड्स आर मैमल्स एंड यहाँ पे उसके बाद बोला गया है नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर लिजर्ड्स। In which of the following arguments the relation that exists between premises and conclusion is that of logical necessity? So right answer है deductive reasoning. Premises and conclusion based question है. So all diaries are copies. All the diaries are copies. No copy is a book. ठीक है, सो इस तरह से लिंक किया गया है चीजों को। सो इसमें अगर हम देखें सो नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी स्टेटमेंट बोलती है यहाँ पे नो डायरी इज बुक। सो डायरी का तो यहाँ पे नाम ही नहीं दिया है, ठीक है। सो नो डायरी इज बुक, डायरी और बुक के बीच में भी कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं था। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन दिस स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स। Okay, so no dogs are reptiles. Which terms are distributed? So only predicate term here is distributed. So ये क्या है, ये subject है, ये predicate है। So no बोल दिया इसका मतलब है कि no लिख दिया तो इसका मतलब है कि dogs को हमने क्या किया, dogs को हमने यहाँ पे distribute नहीं किया है। So distribute कौन सी term हुई, reptile यानी कि दूसरी वाली term, predicate वाली term। ऑल जेंटलमैन आर पोलाइट, हर एक जो जेंटलमैन है वो पोलाइट होता है। नो क्रिमिनल आर पोलाइट, नो क्रिमिनल आर जेंटलमैन। सो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिलोजिज्म के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट है। सब्जेक्ट इज द प्रीमाइस हियर।
सो यहाँ पे हमें कैसे देखना है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, शुरू की दो स्टेटमेंट्स प्रीमाइसेस होती हैं एंड तीसरी स्टेटमेंट हमेशा उसका कंक्लूजन होता है। तो इसमें बोला है सब्जेक्ट इज द प्रीमाइस। ओके, यानी कि पहली स्टेटमेंट में जो पहला वर्ड होता है ये सब्जेक्ट है एंड जो कंक्लूजन में ये बाद में आता है ये इसका प्रीमाइस बन गया, तो इसलिए बोला कि सब्जेक्ट प्रीमाइस है। A definition put forward to resolve a dispute by attributes influencing attitudes और steering emotions is called, इसको बोला जाता है persuasive यानी कि प्रेरक। ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन पर बेस्ड है। इसमें असर्शन में बोला गया है सब्सटेंस इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द प्रेडिकेट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ऑलवेज सब्जेक्ट होते हैं सभी प्रेडिकेट्स के। एंड इसका कारण ये बताया गया है कि सब्सटेंस इज सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ कंसीव्ड। ओके, यहाँ पे बताना है कि राइट स्टेटमेंट, राइट आंसर कौन सा है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो स्टेटमेंट ए है यानी कि जो असर्शन है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बट रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ कंसीव्ड नहीं होते हैं। ओके, प्रेडिकेट्स में ये जरूर होते हैं बट सेल्फ एग्जिस्टेंसेस में नहीं होती है बिल्कुल भी। दैट्स व्हाई आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Next question is, if some pens are pencils but no pencils is sharpener। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मैंने आप लोगों को बताया है कि AEIO वाले कॉन्सेप्ट को हम कैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये कुछ पेन्स है, सम पेन्स आर पेंसिल्स बट नो पेंसिल इज शार्पनर, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेंसिल जो है वो शार्पनर नहीं है। ठीक है, शार्पनर नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा, देखो ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन ये हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें सेटिस्फाई करती हैं। सम पेन्स आर नॉट शार्पनर्स, तो कुछ पेन शार्पनर्स नहीं है लेकिन कुछ हैं। यहाँ पे साफ साफ नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ पेंसिल और शार्पनर्स का रिलेशन बताया गया है, पेन और शार्पनर्स का नहीं बताया गया। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया सम पेन्स आर नॉट शार्पनर्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, since no tragic actors are idiots and some comedians are not idiots, so some comedians are not tragic actors। यहाँ पे देखो ये फैलेसी बताई गई है। आप लोगों को मैंने बताया कि फैलेसीज के जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये वाली फैलेसी है फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म। स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में माइनर टर्म, मिडल टर्म हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन and we must therefore conclude that extrasensory perception is a myth. Which of the following fallacies is committed in this argument? So again fallacy से related question ही 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अपील टू इग्नोरेंस। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss MCQs on analogies, that is chapter 2 on logical reasoning unit paper 1. So here we have the first question, reasoning by analogies leads to। अगर हम लोग एनालॉजीज की मदद से रीजनिंग करते हैं तो उससे हम किस की ओर जाते हैं, उससे हम प्रेडिक्टिव कंजंक्शन की ओर जाते हैं, यानी कि भविष्य कहने वाले एक अनुमान की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, superiority of intellect depends upon its power of concentration on one theme in the same way as a concave mirror collects all the rays that strive upon it into one point. What type of reasoning is entailed in the above statement? इस तरह की स्टेटमेंट में एनालॉजिकल ये स्टेटमेंट है। ओके, प्रीवियस चैप्टर जो था जहां पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात की थी, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस थे जहां पे डायरेक्टली एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। A fallacy in which an opponent's
position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is called. So इस तरह के स्टेटमेंट को straw man बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है everyone is going to the party you should go to. सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए. तो ये किस तरह की एक फैलिसी है, किस तरह का एक यहाँ पे जो है भ्रांति उत्पन्न की गई है, ये की गई है एड पॉपुलम टाइप की फैलिसी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर. Next question is which of the following statements correctly apply to deductive argument? So deductive argument में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टॉप से हम डाउन की ओर जाते हैं, यानी कि हम प्रीमाइसेस से कंक्लूजन की ओर जाते हैं. ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर ईदर वैलिड और इनवैलिड. बिल्कुल सही बात है, ये वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस पे, इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स गिवन होती है. तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद आता है देयर मस्ट बी अ नेसेसरी रिलेशन बिटवीन प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजंस. सो देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रीमाइसेस से ही हम कंक्लूजन की ओर जाते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, तो इनके बीच में अगर रिलेशनशिप होगा तभी ये वैलिड होंगे. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. तीसरा ऑप्शन बोलता है, सॉरी, ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं. उसके बाद तीसरे पे जाते हैं, एडिंग न्यू प्रीमाइसेस इंप्रूव्स द वैलिडिटी. ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो ऑलरेडी प्रीमाइसेस होते हैं उनके बेसिस पे ही कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं. नया प्रीमाइस ऐड करने या नहीं करने से इसकी वैलिडिटी का पता नहीं चलता है. सो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है फॉल्स प्रीमाइसेस में लीड टू अ ट्रू कंक्लूजन. प्रीमाइसेस अगर गलत भी होंगे, दोनों प्रीमाइसेस अगर गलत हैं, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि इसका कंक्लूजन ट्रू हो सकता है. सो राइट आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET Paper 1 Chapter 3, where we are going to discuss evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning previous year questions. So here is our first question. If the proposition all men are not mortal is true, then which of the following inferences is correct? So अगर इस statement को हम true मान लेते हैं, तो कौन सी statement इन मल्टीपल ऑप्शंस में से करेक्ट होगी? ऑल मेन आर मॉर्टल इज ट्रू, सम मेन आर मॉर्टल इज फॉल्स, नो मेन आर मॉर्टल इज डाउटफुल, या फिर ऑल मेन आर मॉर्टल इज फॉल्स. सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4. यहाँ पे हमने बोला है ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था AEIO का कॉन्सेप्ट. यहाँ पे ऑल एंड नॉट है, दैट मीन्स ये ओ वाली स्टेटमेंट है. सो ऑल मेन आर मोर्टल ये ए वाली स्टेटमेंट है, ये दोनों कभी एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, इसीलिए हमने ऑप्शन 1 को रिजेक्ट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और बाकी के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं. अगला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट most of the students are obedient is taken to be true, which one of the following pair of statements can be claimed to be true? अगर ये statement true है तो इसके रिगार्ड में ऑप्शंस में दी गई कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे सी, सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. मोस्ट ऑफ द मतलब ही होता है सम. ठीक है, सो सम स्टूडेंट्स आर नॉट ओबीडियंट. इसमें देखो बोला गया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. ये हम लेकर के चलते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 50 से लेकर के 60 स्टूडेंट्स ओबीडियंट है. थर्ड स्टेटमेंट बोलती है सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो यस 100 में से 50-60 ओबीडियंट है, बाकी के 40 नहीं है. एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट, तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड. असर्शन 1 इसमें बोलता है इवन बैंक लॉकर्स आर नॉट सेफ. Thieves can break them and take away your wealth, but thieves can not go to heaven. So you should keep your wealth in heaven. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है. दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है the difference of skin color of beings is because of the distance from the sun and not because of some permanent traits. Skin color is the result of body's reaction to the sun and its rays. So दो assertions दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है.
तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसमें असर्शन 1 जो है ये एक आर्ग्यूमेंट है, बट असर्शन 2 एक आर्ग्यूमेंट नहीं है। कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोलती है शुड पर्सन्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड बी बैंड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, यानी कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं उनको इलेक्शन में यानी कि चुनाव में लड़ने से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। इससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स है यस इट विल डिसक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स एंड नो इट विल एनकरेज द रूलिंग पार्टी टू फाइल frivolous cases against their political opponents. So यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, बाकी का यहाँ पे नहीं है। इंडक्टिव रीजनिंग प्रीसपोजेस, सो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है ये प्रीसपोज क्या करके चलती है। आंसर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर ऑनेस्ट इज फॉल्स, इस स्टेटमेंट को अगर हम गलत मान लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी ट्रू। सो यहाँ पे देखते हैं ऑल मेन आर ऑनेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही सम बोल दिया है। वही बात है कि 100 में से हम पहले ही बोलते हैं कि 50 आदमी ऑनेस्ट हैं, तो ऑल वाली स्टेटमेंट तो कभी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। तो आप देख सकते हो बाकी के सभी ऑप्शंस में 1 है, तो हम ऐसे डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑल एथलीट्स आर परमिसिस्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल नॉन पेसिमिस्ट्स आर नॉन एथलीट्स। Among the following statements, two are contradictory. ये हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टर्न, सब कॉन्ट्रारी, ये सब चीजें क्या होती हैं। सो कौन सी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के। ऑल पोएट्स आर फिलोसफर्स, सम पोएट्स आर फिलोसफर्स, सम पोएट्स आर नॉट फिलोसफर्स, या फिर नो फिलोसफर इज अ पोएट। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड डी। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी पोएट्स हैं, जितने भी पोएट्स हैं ये क्या है, फिलोसफर्स हैं। एंड इसमें बोला गया है कि सम पोएट्स आर नॉट फिलोसफर्स। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि एक दूसरे का विरोध करती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन, इंडक्टिव रीजनिंग किस चीज पर आधारित होती है। सो ये होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पर आधारित। If we want to seek new knowledge of facts about the world, we must rely on reason of which type. ठीक है, सो अगर हम लोग वर्ल्ड के किसी भी फैक्ट के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन से टाइप की रीजनिंग पर रिलाय होना चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए, तो वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें भी हमने देखा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को इंडक्टिव रीजनिंग फॉलो करता है। सो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होगा कि नेचर, वर्ल्ड, रियल लाइफ से चीजें से जो भी एग्जाम्पल होंगे वो इंडक्टिव रीजनिंग ही होती है। इफ द प्रोपोजिशन नो मेन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। नो मेन आर ऑनेस्ट, कोई भी आदमी ऑनेस्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसमें बोला जाता है सम मेन आर ऑनेस्ट। If the proposition no men are honest is taken to be false, यहाँ पे आप देख सकते हो no men are honest is false, सो यहाँ पे बताया गया है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी, some men are honest। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग assertion reason and select the correct code given below। सो assertion एंड reason दिया गया है no man is perfect, some men are not perfect। ठीक है, कोई भी मैन परफेक्ट नहीं है, एंड दूसरा इसका रीजन बोलते हैं सम मैन आर नॉट परफेक्ट, कुछ मैन परफेक्ट नहीं है लेकिन कुछ तो है, ये स्टेटमेंट बोलती है, ये इसका रीजन बोलता है। सो राइट आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रीजन फॉर ए। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हो 3 वेन डायग्राम्स यहाँ पे बनते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता इसके रीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, जितने भी हमारे पास रिलीजियस पर्सन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। राम इज अ रिलीजियस पर्सन,
तो राम जो है वो इसके अंदर आता है, ये राम है, राम इज अ रिलीजियस पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है कि सिंगली लेते हैं या टुगेदर लेते हैं, सो कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। राम इज इमोशनल, यस, क्योंकि राम देखो इसी के अंदर आता है, राम इज इमोशनल। एंड दूसरा है राम इज नॉट अ नॉन रिलीजियस पर्सन। नॉट और नॉन दो चीजें साथ में हो, हम इनको कैंसिल कर देते हैं तो स्टेटमेंट बनती है राम इज रिलीजियस पर्सन। सो यस, राम एक रिलीजियस पर्सन है, ये स्टेटमेंट 2 में ही हमें दिया है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Given below are some characteristics of reasoning. Select the code that states a characteristic which is not of deductive reasoning. So deductive reasoning की यहाँ पे कौन सी नहीं है वो हमें select करनी है. The conclusion should be supported by premise or premises. इसमें बोला गया है कि conclusion जो होते हैं ये दोनों premises पर दोनों premises को support करते हैं. If the statement none but the brave wins the race. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई नहीं लेकिन बहादुर ही हमेशा रेस जीतते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर फॉल्स माना जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी क्लेम्ड टू बी ट्रू। सो सम पर्सन्स हु विन द रेस आर नॉट ब्रेव। Given below are 4 statements. Among them 2 are related in such a way that they can both be true. Same statement है, दोनों आपस में true हो सकती हैं, लेकिन दोनों statement एक साथ false नहीं हो सकती हैं, ठीक है। So honest people never suffer. इसमें बोला है कि honest people जो है वो कभी भी suffer नहीं करते. Almost all honest people do suffer. ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर, ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन सफर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन का मतलब है ऑल ऑनेस्ट पर्सन सफर, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर 2, ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पर्सन डू सफर एंड ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर, ये है करेक्ट आंसर्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रीसपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग में प्रीसपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। Assertion reason based question है, there are more laws on the books today than ever before and more crimes being committed than ever before. Because to reduce crime we must eliminate the laws. So ये क्या statement है, इसमें बोला गया है कि A is true, R is doubtful and R is not the correct explanation of A. आर डाउटफुल है, ए तो बिल्कुल ट्रू है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। आर में बोला गया है कि अगर हम क्राइम को कम करना चाहते हैं तो हमें लॉज को भी कम करना होगा, खत्म करना होगा, तो ये तो डाउटफुल ही है। वैसे तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, बट इस क्वेश्चन में फॉल्स की जगह सब जगह डाउटफुल लिखा गया है। नेक्स्ट है, in which method of arriving at knowledge the emphasis is on both proceeding from particular to general and from general to particular in a combined way. तो ये होती है scientific method, जिसमें हम जनरल से पर्टिकुलर पे भी जाते हैं, पर्टिकुलर से जनरल पे भी जाते हैं, यानी कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों रीजनिंग यूज होती हैं। The reasoning which would be helpful in finding new knowledge of facts about the world. Inductive reasoning हमेशा मैंने आपको बताया uniformity of nature and world में किसी भी fact को find out करने के लिए हमें काम आती है। Identify the reasoning in the argument. Pre-active stage of classroom teaching is important just as pre-learning preparation stage of communication. So ये है analogical, previous में भी बता चुकी हूँ किस तरह से हम analogical statements को define करते हैं। Next है, product of two consecutive integer is divisible by 2. Therefore 4 into 5 minus 20 is divisible by 2. This is an example of which type of reasoning. तो यहाँ पे देखो आप लोग कैलकुलेट करने मत लग जाना, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन है वो कैलकुलेट कर जाएंगे कि 20 माइनस 20 ये तो 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सिंपल सी चीज है एंड इसका आंसर है डिडक्टिव रीजनिंग। क्यों डिडक्टिव रीजनिंग है, क्योंकि हमारे पास ये पहले से बड़ी वैल्यू दी गई है, अब वहां से हम जा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल पे, माइनस पे आ रहे हैं, कम पे जा रहे हैं, ठीक है। सो वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग। The product of any 3 consecutive integers is divisible by 6. Therefore 3 times 4 into 5 is equals to 6 is divisible by 6. Which type of reasoning is embodied here? So यहाँ पे deductive reasoning को use किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, identify the reasoning in the argument.
राइटिंग ऑन पेपर इज सिमिलर टू राइटिंग ऑन द बोर्ड। सो जैसे हम पेपर पे लिखते हैं, सिमिलर वे में हम बोर्ड पे भी लिखते हैं, तो ये एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है मैच द फॉलोइंग से। इसमें कुछ रीजनिंग के मेथड्स के, आर्ग्यूमेंट्स के जो है नाम दिए गए हैं, एंड किन्होंने, वो जो थिंकर्स हैं जिन्होंने उनको दिया है, उनके नाम दिए गए हैं। सो डायरेक्टली इसके आंसर पे जाते हैं। कार्ल पॉपर, इन्होंने प्रोवाइड करवाया था फेल्सिफिकेशन। उसके बाद आता है टी.एस. कून, इन्होंने प्रोवाइड कराया था पैराडाइम। उसके बाद आता है पॉल, पॉल ने हमें दिया था अगेंस्ट द मेथड, एंड फ्रांसिस बैकॉन ने हमें दिया था इंडक्टिव मेथड। सो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, 10 में से किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समय है, कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET Paper 1, where we are going to discuss unit number 6 previous year questions based on Venn diagram. So let's move to the first question. Venn diagram is a kind of diagram to, वेन डायग्राम किस तरह के डायग्राम्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू रिप्रेजेंट एंड एक्सेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फेरेंसेस विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस। यानी कि ये जो कक्षाओं के बूलियन बीजगणित की सहायता से प्रारंभिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करने में हमें हेल्प करते हैं। Next question is, which of the codes given below contains only the correct statement? So Venn diagram से related 4 statements यहाँ पे हमें दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी statement बिल्कुल correct है। तो पहली statement में पूछा गया है, Venn diagram is a clear method of notation. Yes, ये statement बिल्कुल clear है। दूसरी statement में बोला गया है, Venn diagram is the most direct method of testing the validity of categorical syllogism. Yes, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम AEIO के मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम अगर आपको बनाना आता है, वेन डायग्राम की अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी होता है। And the next option है, in Venn diagram, method of 3 overlapping circles are drawn for testing a categorical syllogism. So yes, 3 या 3 से ज्यादा यहाँ पे अगर मेथड्स हमारे पास सर्कल्स होते हैं, तो उससे हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव, अर्जुन, राजेश एंड कमल प्ले क्रिकेट। राजेश एंड कमल प्ले टेनिस, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। राजेश एंड कमल जो है वो टेनिस खेलते हैं, बट डू नॉट प्ले फुटबॉल, बट ये दोनों जो है फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वहीं दूसरी ओर यादव डज नॉट प्ले बैडमिंटन, यादव जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलते, बट वो क्या करते हैं, वो गोल्फ खेलते हैं। Arjun does not play tennis and Kamal sometimes play badminton, who play only क्रिकेट। तो इस तरह से अगर आप इन चीजों को डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में बोला है कि अर्जुन जो है वो टेनिस नहीं खेलता। इसका मतलब क्या है, बाकी की किसी भी गेम में उनका नाम नहीं आया, एंड यहाँ पे क्रिकेट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट की बात की गई है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग क्रिकेट तो खेलते ही हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो कि क्रिकेट तो खेलते ही हैं, लेकिन इसमें से राजेश और कमल जो है ये टेनिस खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। यादव जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलते लेकिन वो गोल्फ खेलते हैं। तो लास्ट में कौन नाम बच गया, अर्जुन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या एंड कृष्णा कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश। सो इसमें देखो, अनन्या प्लस कृष्णा, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों बोल भी सकती हैं और एंड फॉलो भी कर सकती है इंग्लिश लैंग्वेज को। बुलबुल कैन राइट एंड स्पीक हिंदी, बुलबुल हिंदी बोल भी सकती है और लिख भी सकती है। एंड अर्चना एज अर्चना डज, तो इसका मतलब है अर्चना और बुलबुल सेम लेवल पे हैं। अर्चना टॉक्स विद अनन्या ऑल्सो इन बंगाली, अर्चना जो है वो अनन्या के साथ बंगाली में भी बात कर सकती है। इसका मतलब है अर्चना एंड अनन्या इज इक्वल्स टू बंगाली भी हो सकता है। एंड बुलबुल टॉक्स विद अनन्या इन हिंदी, एंड बुलबुल जो है वो अनन्या के साथ हिंदी में बात करती है। हु कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, अनन्या जो है वो कृष्णा के साथ इंग्लिश बोलती है,
बुलबुल के साथ हिंदी बोलती है एंड अर्चना के साथ बंगाली बोलती है। सो कौन यहाँ पे वो है जो कि तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारे पास अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता एंड समिता आर ब्रिलियंट एंड स्टूडियस। ठीक है, सो नमिता एंड समिता ये दोनों क्या है? इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट और स्टूडियस है। अनीता एंड कराबी आर ओबीडियंट एंड इरेगुलर। अनीता और कराबी जो है वो ओबीडियंट भी है एंड इरेगुलर भी है। ये दोनों क्या थी? ब्रिलियंट एंड स्टूडियस। नेक्स्ट है बबीता एंड नमिता आर इरेगुलर। बबीता एंड नमिता आर इरेगुलर। सो यहाँ पे ये है हमारे पास नमिता एंड न्यू गर्ल की यहाँ पे बात की गई है जिसका नाम है बबीता। बबीता और नमिता क्या है? ये दोनों इरेगुलर हैं लेकिन ये इंटेलिजेंट यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हैं। नमिता को हमने यहाँ पे भी ब्रिलियंट बोला था एंड नमिता को हमने यहाँ पे भी ब्रिलियंट बोला है। समिता एंड कविता आर रेगुलर एंड ओबीडियंट। तो समिता एंड कविता ये दोनों जो है ओबीडियंट भी है एंड ब्रिलियंट भी है। सो हु अमंग आर ब्रिलियंट, ओबीडियंट एंड रेगुलर एंड स्टूडियस। सो ये चारों की चारों क्वालिटीज किस में है? ये चारों की चारों क्वालिटीज हैं हमारे समिता में सिर्फ। देखो यहाँ पे हमने समिता को पहले ही बोल दिया था कि ये ब्रिलियंट भी है, ये स्टूडियस भी है। दूसरे स्टेट में हमने समिता को बोल दिया कि ये रेगुलर भी है एंड ये ओबीडियंट भी है। तो ये चारों चीजें ही यहाँ पे पूछी गई थी। सो राइट आंसर है समिता ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कोड्स गिवन बिलो कंटेन्स ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। यस, ये ग्राफ्स की फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में हमें चीजें बताता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, गलती आप ये करते हो, ये जो हम वेन डायग्राम में सर्कल्स बनाते हैं इनको सर्कल्स ही बोला जाता है, कोई ग्राफ्स ये नहीं होते हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है ना। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है व्हेन डायग्राम कैन एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही। व्हेन डायग्राम मे बी कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड। यस। व्हेन डायग्राम इज क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। एब्सोल्युटली राइट। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द कोड विच इज नॉट करेक्ट अबाउट वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें ढूंढनी है। सो इट कैन ईदर बी वैलिड और इनवैलिड। देखो यहाँ पे बोला गया था वेन डायग्राम में बी कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड। इसको हम वैलिड बोल सकते हैं, इनवैलिड बोल सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में बोला गया है कि या तो ये वैलिड होगा या तो ये इनवैलिड होगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम। So Venn diagram, it requires two overlapping circles for the two premises of a standard form categorical proposition. ठीक है, ये statement बिल्कुल false है। So that's all for today. Thanks for watching this. Next question is which one of the following pramanas has been accepted in Buddhism? So बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा अर्थपति को सेलेक्ट किया जाता है। अर्थपति का मतलब मैंने आपको बताया, अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि किसी वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हमें हमारे पास निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज मडी एंड इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। यानी कि जो पॉन्ड में पानी है वो मिट्टी से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि लास्ट नाइट बारिश हुई होगी। What kind of anumana inference has been used in the above statement? So कौन सा अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है? So right answer है इसका ऑप्शन नंबर ए, that is शेषवत अनुमान। ठीक है, शेषवत अनुमान यहाँ पे यूज किया गया है। ये स्पेलिंग में स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह से है, शेषवत अनुमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे दो लिस्ट गिवन है, मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास डॉक्ट्रिन्स दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्कूल का नाम दिया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है स्याय धवा, दूसरा है अनुपलब्धि, तीसरा है अपोहा एंड चौथा है अभाव। एंड कौन से स्कूल के अंडर के आते हैं? न्याय, बुद्धिज्म, वेदांता या फिर जैनिज्म। सो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्यादिवरा जो है ये किसके अंडर आता है? ये आता है जैनिज्म के अंडर।
अनुपलब्धि किस कैटेगरी में आता है? ये आता है वेदांत के अंदर, अपोहा आता है बुद्धिज्म के अंदर एंड अभाव आता है न्याय के अंदर। इसमें अगर आपको एक भी पता होता तो इजीली आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये अभाव और न्याय से रिलेटेड और अनुपलब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक सीरीज में आपने देखे होंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को जरूर पढ़ के जाने हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET paper 1 where we are going to discuss previous year questions on Indian logic means of knowledge. So here we have first question. Devdutt is fat and he does not eat during the day. देवदत्त बहुत मोटा है एंड वो दिन के समय में नहीं खाता है। देयरफॉर देवदत्त इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। तो ये स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस में क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर मैं आपको बोलती हूँ, पर्सन ए को मैं बोलती हूँ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये है कि वो बाकी के दिन ब्यूटीफुल शायद नहीं लगते होंगे। एक ही स्टेटमेंट के दो मीनिंग्स आ सकते हैं, उसको हम इम्प्लीकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। अगेन यहाँ पे मीन्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इट इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट ओनली। Yes, absolutely right. It is related to the content of the argument only. बिल्कुल सही. It is related to perceptual knowledge alone. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि सिर्फ perceptual knowledge के साथ ये काम नहीं करता है। एंड लास्ट स्टेटमेंट बोलती है इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंटिंग एनालॉजीज ओनली। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एनालॉजीज प्रेजेंट तो करवाता है बट अलोन एनालॉजीज नहीं, उसके अलावा भी ये बहुत सी चीजों में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। सो यहाँ पे देखो हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है ऑन्टोलॉजी किससे रिलेटेड होती है। सो ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिज्म से रिलेटेड होती है। एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड विथ पॉजिटिविज्म। methodology is related to ediography and method is related to survey. Next question, which among the following is not the principle associated with the positivism? So positivism से कौन सी चीज associated नहीं है, वो है interpretivism, okay, यानी कि व्याख्यावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एक एक्शन दिया गया है एंड उसका डिसिप्लिन दिया गया है। सो सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो सेक्रीफाइस हम कब करते हैं, हेल्पिंग विदाउट सेल्फिश मोटिव्स, किसी की मदद करते हैं विदाउट सेल्फिशनेस। उसके बाद फिर सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मतलब कॉन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड ऑन एक्शन। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेक्रीफाइस का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद आता है सिंसियरिटी, वर्किंग इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। देन आता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मींस कॉन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड ऑन एक्शन, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे उसकी चीजों को, अपने थॉट्स को हम ध्यान में रखते हैं। एंड लास्ट आता है एल्ट्रिज्म, यानी कि शोइंग लव एंड अफेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें कि लिस्ट 1 में बताया गया है वेदांगास एंड लिस्ट 2 कंटेन सब्जेक्ट डेल्थ इन देम। सो निरुक्ता, चंदास, शिक्षा एंड कल्पा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, कल्पा की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, निरुक्ता की हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। सो इजीली आप यहाँ से आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो देखो, अगर आपको कल्पा का मतलब पता है, ठीक है, आपने ई कल्पा भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम कल्पा की बात कर रहे हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कल्पा में हम हमेशा रिचुअल्स की बात करते हैं। सो अगर हम लोग ऑप्शन डी को सेकंड से मैच करें तो यहाँ पे इजीली आप लोग आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो निरुक्ता जो है वो एटिमोलॉजी से रिलेट करता है। चंदास किससे रिलेट करता है, ये करता है मेट्रिक से, और शिक्षा होती है फिनोटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग schools has not accepted Anumana as a valid source of knowledge? तो कौन से स्कूल ने यहाँ पे अनुमना को, यानी कि इन्फेरेंस को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कभी भी नहीं माना। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दो एक तरफ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ बताया गया है कि मेजर कोर्सेज उसमें कौन से थे, मेजर फोकस किन कोर्सेज पे वहां पे होता था। तो 2021 का ये क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे बोला गया है तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला और मयानकेता। ठीक है, सो तक्षशिला स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। मेडिसिन की जो एजुकेशन होती है, ठीक है, मेडिसिन की जो पढ़ाई होती है वो पहले तक्षशिला में ही होती थी, राइट। सो ए को अगर हम थर्ड से मैच करते हैं तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इसमें अगर हम देखें, उज्जैन है, उज्जैन में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पढ़ाई होती थी, विक्रमशिला में तांत्रिक टीचिंग होती थी, एंड मयानकेता में होती थी दिव्यता स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सो इजीली आप देख सकते हो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ सामान्योत्तरदृष्टा इन्फेरेंस। सामान्योत्तरदृष्टा जो होता है इसमें सभी लोगों को एक इक्वल लेवल पे देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, द मिडल टर्म इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म नीदर एज अ कॉज नॉर एज एन इफेक्ट। तो मिडल टर्म मेजर टर्म से रिलेट करती है, बट ना तो एक कॉज की तरह ना एक इफेक्ट की तरह। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss Pramana's previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So here we have the first question. Consider the example provided below. There is no jar now on the ground. यहाँ पे बोला गया है कि अब ग्राउंड में कोई भी जार नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा मीन्स ऑफ नॉलेज यानी कि कौन सा प्रमाण इन्वॉल्व है। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रमाण के बहुत से टाइप्स होते हैं एंड एग्जाम्पल्स एग्जाम में हमेशा इसी तरह से दिए जाते हैं और आपको बताना है कि प्रमाण का कौन सा टाइप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पे है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। आप सभी को पता होना चाहिए उपलब्ध होने का मतलब होता है अवेलेबल, अनुपलब्धि मतलब नॉट अवेलेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द एग्जांपल गिवन बिलो। देवदत्ता इज ग्रोइंग फैट, ही डज नॉट ईट फूड ड्यूरिंग द डे। इसमें बोला गया है कि देवदत्त मोटा हो रहा है एंड वो दिन के समय खाना नहीं खाता, देयरफॉर ही मस्ट बी ईटिंग फूड ड्यूरिंग द नाइट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि वो शायद रात के समय खाना खाते हों। सो यहाँ पे बताना है कि कौन सा लॉजिक इस एग्जाम्पल में इन्वॉल्व है। सो इसमें इन्वॉल्व है अर्थपति। अर्थपति का मतलब होता है अर्थ की उत्पत्ति। ओके, अर्थ का मतलब हो गया किसी भी स्टेटमेंट से किसी और मीनिंग को हम जनरेट कर रहे हैं, वो होता है अर्थ की उत्पत्ति, दैट इज अर्थपति। Next question is consider the example provided below. The guava is like my cow. इसमें बोला गया है कि जो अमरूद है वो मेरी गाय की तरह है। This is an example of which means of knowledge? कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन, परसेप्शन या फिर इन्फेरेंस। सो देखो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि किसी पर्सन ने अमरूद को गाय के साथ कंपेयर किया, ठीक है। यहाँ पे इन वर्ड्स पे हमें फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ फोकस करना है कि इसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। सो राइट आंसर है यहाँ पे कंपेरिजन। Next question is a perception where we do not have the knowledge of an object characterized by any predicate but an apprehension of some unrelated element is called as direct definition। यहाँ पे दी गई है किसकी, indeterminate perception की, यानी कि अनिश्चित धारणा की as it is definition यहाँ पे दी गई है। Next question है the distinction between सविकल्पक जिसको कि डिटर्मिनेट बोला जाता है एंड निर्विकल्पक जिसको कि अनिश्चित यानी कि इनडिटर्मिनेट बोला जाता है, इज मेड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। प्रत्यक्ष वो चीज होती है जो हमारे सामने है, जो हमारी आंखों के सामने है। ओके अब जैसे मैं बोलती हूँ कि सूरज सुबह उगता है, शाम को सूरज हमें दिखना बंद हो जाता है, ये चीज प्रत्यक्ष है, ये चीज एक परसेप्शन है जो कि हम डेली देख रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई किसी की मन कही कहानी नहीं होती है। ओके नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिका एंड अलौकिका इज मेड विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स। सो वो कौन सा प्रमाण है जिसमें हम लौकिक और अलौकिक के बीच में डिफरेंस जनरेट करते हैं।
सो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मैंने बताया परसेप्शन, यानी कि जो चीज हमारे सामने होती है। एक स्टेटमेंट आपने जरूर सुनी होगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रमाण का ही एक टाइप होता है प्रत्यक्ष, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ओके, प्रमाण का मतलब होता है कोई सबूत। जो चीज हमने अपने सामने देख ली उसके लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो ये प्रत्यक्ष है, परसेप्शन है। Next question is, which of the following pramanas is used by classical Indian school of logic to prove the existence of knowledge, existence of God? So भगवान है या नहीं है, इस चीज पे बहुत सारे डिबेट्स हमने सुने हैं। तो इसके लिए प्रमाण का कौन सा टाइप यूज होता है? सो इसके लिए प्रमाण का अनुमान यूज होता है, इन्फेरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनुमाना जो है, ये बहुत से लोग जो भगवान को मानते हैं वो बोलते हैं कि होता है ये सब, जो नहीं मानते वो बोलते हैं कि नहीं होता। तो ये अनुमान लगाया जाता है, अपना अपना आइडिया लगाते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग लोग ये स्टेटमेंट्स देते हैं। द टर्म योगजा, जिसको कि इंट्यूटिव बोला जाता है, परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स? सो योगजा जो है ये है परसेप्शन, यानी कि धारणा से रिलेटेड। Next is assumption of an unperceived fact in order to reconcile two apparently inconsistent perceived fact is known in Indian logic as arthpati, that is implication. Which of the following is true with reference to anuplabdhi as a means of knowledge? So means of knowledge के according कौन सी statement true है? ये है, I do not recognize the pot on the table, therefore it is absent there. ठीक है, so अनुपलब्धि मैंने बताया that is not available. So मैं pot को टेबल पे नहीं देख पाती हूँ, इसका मतलब है वो absent है। That's true कि unavailable है। Which of the following is not a necessary step when you present an argument based on inference before the others according to the classical Indian school of logic? So right answer है उपमना, उपमान करना। ठीक है, so that's all for today. Thanks for watching. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET paper 1, where we are going to discuss unit number 6 previous year questions based on the structure of inference, that is also called Anumana. So here we have the first question. Consider the argument provided below. So here we have one argument and we have to find the right type of fallacy used in this argument. फर्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। साउंड हम इम्परमानेंट बोलते हैं क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है। तो ये कौन सी तरह की फैलेसी है? ये है इररिलेवेंट रीजन की फैलेसी, यानी कि बेकार सा कारण ये दे करके हमें क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में बिकॉज के बाद वाली स्टेटमेंट को सेपरेट कर देना है, यानी कि ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। अगर पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट रिलेटेड है, एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कोई लॉजिक होता है, सो उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज ये फैलेसी होती है, इररिलेवेंट रीजन। साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो साउंड क्योंकि हमें सुनाई देता है इसलिए ये इम्परमानेंट है। सो राइट आंसर है फैलेसी ऑफ ट्रिवियल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेरेंस जिसको कि अनुमाना बोला जाता है, इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। सो इंडियन लॉजिक में इसको क्यों रूट किया जाता है, कैसे रूट किया जाता है? टू रूटेड इन इनवेरिएबल concomitance बिटवीन मिडल टर्म एंड मेजर टर्म। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो। साउंड एक परमानेंट चीज है क्योंकि ये ऑडिबल है। आप देख सकते हो पहले था इनपरमानेंट क्योंकि ये ऑडिबल है। सेम शिफ्ट में सेम डे में दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि साउंड परमानेंट है क्योंकि ये ऑडिबल है। सो राइट आंसर है अगेन यहाँ पे फैलेसी ऑफ ट्रिवियल रीजन। Which one of the following is signified by the term hetu? Hetu is very important in the process of anumana inference in classical Indian school of logic. So हेतु से रिलेटेड यहाँ पे कौन से अनुमान में हम काम करते हैं? वो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन।
Which one of the following हेत्वाभ्यास fallacy is involved in the argument? Sound is element because it is chords. So sound एक element यहाँ पे बताया गया है, तत्व इसको बताया गया है क्योंकि ये उत्पन्न होता है. So ये कौन सी fallacy है? ये क्या चीज है? ये हेत्वाभ्यास की कौन सी चीज में आता है? ये आता है विरुद्ध और contradictory middle के अंदर. Next question है, which one of the following fallacious हेतु middle term is not uniformity concomitant with the major term? ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा fallacious हेतु है, कौन सी middle term है जो कि यूनिफॉर्मली concomitant नहीं है एक मेजर टर्म के साथ? वो है सव्यभिभाज्य. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अनुमना? सो अनुमना में यानी कि इन्फ्लुएंस में इन्फेरेंस होगा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, दिस इज इन्फेरेंस. इन्फेरेंस में एक सीक्वेंस हमेशा फॉलो किया जाता है. सो वो सीक्वेंस क्या है? वो है पहला प्रतिज्ञा, देन आता है हेतु, देन आता है उदाहरणा, देन आता है उपनया, देन आता है निगमना. द टर्म Paksh, according to classical Indian school of logic refers to which of the following terms in the process of inference? So यहाँ पे पक्ष टर्म के बारे में बात की गई है. So बिना सोचे समझे डायरेक्टली यहाँ पे हमने चले जाना है किस पे? हमने चले जाना है माइनर टर्म में. ठीक है, इसमें पूछा गया है कि टर्म जो क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है उसमें पक्ष जो होता है वो क्या होता है? Which of the following is not correct with reference to Anumana according to classical Indian school of logic? So right answer है हेतु is the minor term. ये previous देखो, आपने देखा होगा थर्ड फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज क्वेश्चन में थी एंड ये चीज ऑप्शन में थी. उसी तरह से यूजीसी नेट में क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके गोलमोल करके हमेशा पूछा जाता है. Next है, which one of the following is signified by उदाहरण of अनुमना that is inference in Indian logic? So जब भी Indian logic के inference की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो universal proposition होता है along with an stance. Fire is cold because it is substance is an instance of which one of the हेत्वाभ्यास fallacy of inference? So right answer है यहाँ पे वधिता यानी कि non inferential contradicted middle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ अनुमना गिवन बिलो. ठीक है, सो यहाँ पे अनुमना गिवन है हमारे पास, माउंटेन इज फेरी बिकॉज इट हैज स्मोक, wherever there is smoke there is a fire. So यहाँ पे बोला गया है कि व्यापति यानी कि रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस के बारे में हमें बताना है. सो इसमें कौन सा रिलेशन है? द रिलेशनशिप ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन फायर एंड स्मोक. तो यहाँ पे व्याप्ति पूछा गया था, तो फायर एंड स्मोक के बीच में है ये रिलेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि पैरामीट्रिक ज्यादा पावरफुल नहीं होती है. ठीक है, एंड दूसरी स्टेटमेंट बोलती है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स. सो इसमें बोला गया है कि इसमें हम अजम्पशंस नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. सो इस अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है अकॉर्डिंग टू न्याय यूनिवर्सल्स आर इटर्नल एंटिटीज विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बट इनहेरेंट इन मैनी इंडिविजुअल्स. एंड वहीं दूसरी स्टेटमेंट बोलती है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें न्याय के और यूनिवर्सल एंटिटीज की अगर बात करें तो उनके रिलेशन में ये एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है. एंड वहीं दूसरी तरफ स्टेटमेंट 2 में बोला गया है द यूनिवर्सल इज द बेसिस ऑफ नेशन ऑफ सेमनेस दैट वी हैव विद रिगार्ड टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सर्टेन क्लास. तो ये वाली स्टेटमेंट भी जो है अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि universal is the basis of nation of sameness that we have with regard to all the individuals of a certain class. So यहाँ पे all the individual बोला है एक particular class का, उस रिगार्ड में यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो false है.